नमस्कार, भारत 24 पर दहाड़ देखना आप आपके साथ, मैं हूं आयुष। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के 6 विमान मार गिराए और उसमें 5 लड़ाकू विमान और एक इंटेलिजेंस का विमान शामिल था। इंडियन एयरफोर्स के चीफ एयर चीफ मार्शल एपी सिंह के इस खुलासे ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यह काम भारत के अत्याधुनिक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने किया। एयर चीफ मार्शल के खुलासे ने एक और जहां ऑपरेशन सिंदूर के शौर्य को एक बार फिर से दुनिया के सामने रखा, वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी F-16 विमानों के बेकार होने और उसी S-400 डिफेंस सिस्टम के शानदार प्रदर्शन के सबूत भी भारत ने दुनिया को दिए हैं। टैरिफ को लेकर अमेरिका ने जिस तरह से भारत के संबंध दिखाए हैं भारत के साथ, उनमें भारत का एक बयान जो ये है, ये अमेरिका के लिए बड़ा सेटबैक भी माना जा सकता है। सबसे पहले सुन लेते हैं एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने क्या कहा। Mostly from, I'm talking about fighter aircraft are from S-400. We have at least 5 fighters confirmed kills and 1 large aircraft, which could be either an Elint aircraft or an AWNC aircraft, which was taken on at a distance of about 300 kilometers. This is the actually largest ever recorded surface-to-air kill. और इस बीच कांग्रेस और अन्य विरोधी दल अभी भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुए सीजफायर को लेकर सवाल उठाने से नहीं चूक रहे। विपक्ष पूछ रहा है कि ऑपरेशन अचानक क्यों रोका गया। बीजेपी ने भी पलटवार किया, कहा सेना पर शक करने वाली कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। चर्चा शुरू करें उससे पहले ये रिएक्शंस देखिए। हमने पाकिस्तान के 5 जहाज मार गिराए, पाकिस्तान की हालत खस्ता थी, तब तो ट्रम्प के कहने से सीज फायर करना नहीं चाहिए था और पीओके ले लेना चाहिए था। पुलवामा में हमला किया, हमने एयर स्ट्राइक करा और पहलगाम में हमला किया, ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया। और एक कांग्रेस पार्टी एंड लालू, ये लालू एंड कंपनी पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर का विरोध कर रही। मैं पूछने आया हूं, मिथिलांचल वाले ने, मोदी जी ने आतंकवादियों को जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अरे जोर से बोलो, देना चाहिए नहीं देना चाहिए? देखिए, एयर चीफ मार्शल साहब ने जो आज बात बोली, उससे हमारे सवाल और ज्यादा पुख्ता हो गए। महीनों से सरकार इस बात को छुपा रही थी। एयर चीफ मार्शल साहब ने बताया कि पाकिस्तान के 6 एयरक्राफ्ट उड़ाए गए, 5 उसमें जेट थे। हम युद्ध जीत रहे थे, पाकिस्तान हार रहा था, हम उनके छक्के छुड़ा रहे थे। तो किस दबाव में केंद्र सरकार ने सीज फायर किया, ये केंद्र सरकार बताए। तो आज की दहाड़ शुरू करने से पहले उन सवालों का रुख कर लेते हैं जिनके इर्द गिर्द ये चर्चा आज की रहने वाली है। आतंक के खिलाफ यलगार कितनी तबाही, सरहद पार पाकिस्तान को कैसे दहलाया, एयर चीफ ने क्या बताया, आतंकियों का बचाव, आतंक के आका को पड़ा भारी, भारत ने गिराए बम, पाकिस्तान का फूला दम, दुश्मन को ऐतिहासिक चोट, पराक्रम पर एजेंडा एक्सपोज। खास मेहमानों का परिचय करा दें। अनिरुद्ध सिंह जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से, गरिमा दशौनी जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से, कैप्टन रिटायर्ड श्याम कुमार सर, डिफेंस एक्सपर्ट, और ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, डिफेंस एक्सपर्ट, और जेके त्रिपाठी जी, पूर्व राजनयिक। हमारे साथ स्टूडियो में 2 खास मेहमान मौजूद। आप सभी का बहुत स्वागत। देवनाथ सर, पहला सवाल आपसे ही, इस दावे का, इस बयान का, इस स्टेटमेंट का वजन कितना है और क्या संदेश, खास करके ये कहना कि S-400 सिस्टम जो है वो भारत के लिए बहुत कारगर रहा, और दूसरी तरफ पैरेलल ये भी कहा गया कि पाकिस्तान में जो यूएस के विमान थे F-16 वो भी तबाह हो गए हैं। एक संदेश दिया गया, एक मैसेज भी है। जी हाँ, होता यह है कि जब जब पाकिस्तान के किसी एयरक्राफ्ट को गिराने की कोशिश करते हैं तो 2 मुख्य जो तरीके हैं वो ये हैं कि हम हमारे यहाँ जो जमीन से आसमान में फायर करने वाले एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम्स हैं, चाहे आकाश हो चाहे S-400 हो, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हमारे जो इंटरसेप्टर विमान हैं, जैसे कि सुखोई 30 है, मिराजेस हैं, ये हवा से हवा पे मार करने वाली एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल का लॉन्ग डिस्टेंस से इस्तेमाल करके पाकिस्तान के जहाजों को गिरा सकते हैं। उभय केस में क्या होता है कि पहले आपको रेडार स्कोप में दिख जाता है पाकिस्तान के विमान का टारगेट, एक बिंदु की जैसा दिखाई देता है,
और फिर आप अपना जब मिसाइल लॉन्च कर देते हो तो उसके कुछ क्षणों के बाद मिसाइल जो है टारगेट के पास जाकर टारगेट को ध्वस्त कर देती है। जी। आमतौर पे ऐसी मिसाइल 18 सेकंड, 23 सेकंड, 27 सेकंड के अंदर टारगेट तक पहुंच जाती है। तो जब टारगेट को ध्वस्त कर देती है तो दो चीजें होती है। एक तो रेडार स्कोप पर जो टारगेट का बिंदु दिखाई दे रहा था वो मिट जाता है, तो इंडिकेशन है कि अब वो जो हवाई जहाज था वो वहां पर है नहीं, ध्वस्त हो चुका है। दूसरा क्या होता है कि जैसे शत्रु का विमान है वो भी तो अपने एयर टू एयर रेडार का इस्तेमाल कर रहा था। अगर वो भारत की तरफ आ रहा तो जाहिर बात है हमारे जो अवाक हैं दुश्मन के, पाकिस्तान के जो एयर टू एयर रेडार का इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तानी फाइटर एयरक्राफ्ट, उसके फुटप्रिंट को लगातार मॉनिटर कर रहा होता है। और जब पाकिस्तान का जहाज ध्वस्त हो जाता है तो उसका जो एयर टू एयर रेडार है वो जाहिर बात है ट्रांसमिट नहीं कर रहा, नष्ट हो गया है। तो हमारा जो अवाक है वो उसको रिकॉर्ड कर लेता है कि अभी तक पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट का एयर टू एयर रेडार काम कर रहा था और अब काम नहीं कर रहा। तो इस तरह के बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होते हैं, साक्ष्य होते हैं, जिसके बतौर हम कह सकते हैं कि हमने उस पाकिस्तानी जहाज को ध्वस्त कर दिया। इसमें वक्त लगता है क्या सर? ये कहा गया कि हम कैलकुलेट कर रहे थे, सारे डेटा को हमने मॉनिटर किया, एनालाइज किया, उसके बाद हमने स्पष्ट तौर पर सबूतों के साथ जवाब दिया। इसका मतलब क्या हुआ, आम शख्स अगर समझना चाहे इसे? जी हाँ, आमतौर पे क्या होता है कि ऐसी सारी डेटा जो है वो ऑपरेटर जो है वो तुरंत किसी के साथ साझा नहीं कर सकते। दुनिया की कोई भी देश इस तरह की डेटा को या कैपेबिलिटी को कि हमारे में ये दम है, टेक्निकल दम है कि हम ऐसा कर सकते हैं, दुनिया के दूसरे देशों के साथ साझा नहीं करते हैं। एक और चीज क्या है कि ये सब डेटा जो है तुरंत मिलिट्री इंटेलिजेंस को दे दिया जाता है और मिलिट्री इंटेलिजेंस उसको नीड टू नो बेसिस पर कुछ लोगों के साथ शेयर करती है, जैसे रक्षा मंत्रालय में डिफेंस सेक्रेटरी, जैसे कि एनएसए श्री अजीत डोभाल और डिफेंस मिनिस्टर। तो ये जो डेटा है इतना सेंसिटिव होता है क्योंकि इसमें दो चीजें होती हैं। एक तो हम क्या कर सकते हैं, भविष्य में क्या करने वाले हैं, हमारी टैक्टिक्स क्या है, तो इसको सबको बताया नहीं जाता। गिने चुने 3-4 उच्च पद पर जो सरकारी अधिकारी होते हैं जिनको उससे काम है, नीड टू नो बेसिस पर, उन्हीं को बताया जाता है। ठीक है श्याम सर, इससे दो मैसेज क्लियर हैं। पाकिस्तान क्यों गिड़गिड़ाया सीज फायर के लिए, ये मैसेज क्लियर है क्योंकि इतनी भयंकर तबाही, F-16 उसके गिरे, उसका जो इंटेलिजेंस विमान था वो वहां खत्म हुआ, हैंगर में हमने किस तरह से तबाही मचाई, ये पूरी दुनिया ने सैटेलाइट इमेजेस के जरिए देखा है। सबसे बड़ा कारण एक बार फिर से सामने आ गया, लेकिन दूसरा बड़ा कारण कि F-16 भी पाकिस्तान को इस तबाही से बचा नहीं पाई, ये भी स्पष्ट यहां दिख रहा है। धन्यवाद। जय हिंद समन और वरुणा। देखिए, मैं समुद्र से आता हूँ, नेवी से आता हूँ, तो आश्चर्य, अदृश्य और ये वाली शक्तियां ज़्यादा उसमें विश्वास करता हूँ। तो सरप्राइजेस तो युद्ध का एक सबसे नज़दीकी उसका तत्व होता है, और सरप्राइजेस कब, क्या, कैसे, किधर, कितना, किसको, कब, क्यों बताएं, ये हमारे ऊपर होता है। और हम जब वार लड़ते हैं तो हम ये देखकर लड़ते हैं कि हमारे साथ जो सबसे पहले मैं क्रमबद्ध बताऊं तो सबसे पहले हमारी पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स क्या है किसी के साथ भिड़ने की। तो आपको मैं पहले बताऊं कि जो बातें चल के आ रही हैं, कब रोका, क्यों रोका, कितने मारे, इन मुद्दों को अगर हम थोड़ी ऊपर से देखें तो हमें लगेगा कि हमने हमारी पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स क्या थी। पहलगांव में जो हुआ उसके कारण हमें एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स दी गई। तीनों सेनाओं, सीडीएस और एनएससी की लगातार मीटिंग 22 अप्रैल के बाद से, सऊदी अरबिया से आने के बाद से, मधुबनी जाने के बाद से, आपको पता है कितनी सारी कूल घटनाएं हुई उस क्रम में जो 6 मई तक चलती रही, जिसमें हमने प्रिपरेशंस किए और आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को छूट दिया, इंटेलिजेंस गेन किया, अपने टारगेट्स लगाए, ऑपरेशनल डायरेक्टिव्स बहाल किए, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के साथ, कंस्ट्रेंट्स के साथ नहीं, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के साथ किया। और क्या था, आप हमारे पानी के प्यासे हो, वहां से शुरू किया हमने, जो हमने 5 जो डिप्लोमेटिक इंडेवर्स किए इमीडिएटली आने के बाद सऊदी अरबिया से, और फिर वो हमारे पानी के प्यासे हुए और हम उनके टेररिस्ट के खून के प्यासे हुए। ध्यान रखिए इसको, ऑब्जेक्टिव ये था टेररिस्ट के खून के प्यासे, हम बाकी नहीं बात कर रहे थे। तो उस हिसाब से हमने मारा उनको, समझबूझ के मारा, 9 टेरर कैंप्स को डिस्ट्रॉय किया, पेनिट्रेट किया 120 किलोमीटर जाके, और सारे प्रोविंसेस में किया, जो पहली बार हुआ। तो ये हमारे मिलिट्री का रिक्वायरमेंट था जो हमने किया। और सुबह 10 बजे हमने, हमारे प्रधानमंत्री ने 8 तारीख को सुबह, 7 तारीख की सुबह प्रधानमंत्री ने कह दिया हमारे सारे जवान वापस आ गए, हम सब
हम सुरक्षित हैं, हमारा मोटिव क्लियर हुआ। राजनाथ जी आप जम्मू कश्मीर जाइए, सेना से मिलिए, वाहवाही दीजिए। लेकिन 4 बजे उन्होंने ड्रोन से मारना शुरू कर दिया, फिर हमने रिटेलिएट किया। और 9th की रात को जो हमारे चीफ कह रहे हैं कि वो तो ड्रीम की रात थी, हर वॉरियर को, एयर वॉरियर को और हर सैनिक को लगता है कि अपने रिटायरमेंट से पहले कुछ कर ले, तो वो रात थी जो उन्हें मिली। और उस दिन कोई कंस्ट्रेंट नहीं था। 8 तारीख को तो होगा भी, 9 तारीख को रात को कोई कंस्ट्रेंट नहीं था। तो हमने अच्छी तरह से पीटा उनको बिना कंस्ट्रेंट के। और उसमें जकाबाबाद में आप कह रहे हो F-16 6 से ज्यादा उनके हैंगर में थे, ये पता थी हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट। तो जब हैंगर हमने आधा से ज्यादा ध्वस्त किया तो F-16 मारे गए। सरगोधा में हमने मार दिया उनको। एलिमेंट एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं हम, तो वो उन्होंने स्वीडन से जो अवाक्स एयरक्राफ्ट खरीदा है वो उसको पीछे उड़ा रहे थे, 300-400 किलोमीटर पीछे। अवाक्स क्या करता है, हवा में कंट्रोल करता है जहाजों को, ताकि उनके फाइटर्स को अपनी ट्रांसमिशन नहीं करनी पड़े और सारा काम अवाक्स करे। जो एयरबोर्न कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, जो नीचे के हेडक्वार्टर 9 से भी जुड़ा हुआ रहता है। 300 किलोमीटर अंदर तक मारने का मतलब क्या है? यही मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि उनके फाइटर एयरक्राफ्ट जो थे हमारे रेंज में, आकाश के रेंज से बाहर रहते हुए वो हमारे पास आ रहे थे। 50-60 किलोमीटर आते थे, फिर चले जाते थे। फिर भी उनकी हिम्मत नहीं थी कि हमारे आकाश के रेंज में आ सके। तो वो 300 किलोमीटर से कंट्रोल हो रहा था। हमारा S-400 जो ट्रिम्फ जो हमने रशिया से लिया है, इसकी मार 400 किलोमीटर तक की है। सरफेस से एयर 80 टारगेट ट्रैक कर सकता है और 36 को एक साथ इंगेज कर सकता है। मतलब हमने जो तो रियल टाइम टेस्टिंग भी करके दिखा दी, कर दिया हमने। सरफेस से 300 किलोमीटर मारा, आवास को जमीन में भी मारा, हवा में भी मारा। तो इस तरह से, और हेडक्वार्टर डिस्ट्रॉय किए, 6 से ज्यादा रडार डिस्ट्रॉय किए। देखिए, रिवील करने का मतलब है और लड़ाई रोक देना। देखिए, आपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के साथ लड़ाई लड़ी, आपकी इकोनॉमी, उनकी इकोनॉमी, आपकी इकोनॉमी विश्व में आगे जा रही है। इस पर विस्तार से बात करेंगे सर, इस पहलू पर भी आएंगे। लेकिन जेके त्रिपाठी सर, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप वहां अजरबैजान और आर्मेनिया का सीज फायर कराकर वो एक तरह से अवार्ड लेने की कोशिश कर रहे हैं। नोबेल पीस प्राइज पर फिर से उन्होंने दावा एक तरह से किया है, लगातार जो व्हाइट हाउस की तरफ से रीआइट्रेट किया जा रहा है। और उसी के पैरेलल हमारे एयर चीफ मार्शल सामने आते हैं, वो ये कहते हैं कि F-16 मारा गया है। और इसमें कामयाबी किसकी थी? S-400 डिफेंस सिस्टम की कामयाबी वो बताते हैं। क्या इंडिया ने यूएस को क्लियर मैसेज दे दिया है? वो यूएस जो उसकी पूरी मार्केट इकोनॉमी जो है, उसका एक बड़ा पार्ट जो है वो हथियारों के बाजार पर टिका हुआ है, उसके हथियार अब नाकाम हो रहे हैं, ये भी दुनिया देख रही है। देखिए, इंडिया ने, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं आयुष जी, इंडिया ने बड़ा साफ साफ मैसेज भेजा, संदेश भेजा है इससे। और इसी के साथ आप ये, इसी से क्लियर होता है, इसी से जाहिर होता है कि देखिए, आज का जो समाचार ये था कि भारत ने अमेरिका के साथ जो F-16 वगैरह जो फाइटर जेट्स लेने की बात हो रही थी, फिलहाल उसको स्थगित कर दिया है। फिलहाल उस पर बात नहीं होगी, क्योंकि F-16 या F-35 की तुलना में जो हमारे जो रूस से सुखोई S-57 शायद S-57 जो है, वो कई मामलों में ज़्यादा कारगर साबित हो रहे हैं। वो इसको लेकर अभी इस पर बातचीत लगातार चल रही, हो सकता है कि भारत इसको ऑप्ट करे S-57 को लेकर, ये 5th जनरेशन जो फाइटर जेट है सर। लेकिन डिप्लोमेटिकली आप इसको कैसा देख रहे हैं? क्या टफ स्टैंड है भारत का? देखिए, डिप्लोमेटिकली तो अब ये कहते हैं, एक तो संदेश ये गया है कि देखिए, अगर आप हमारी बाँह मरोड़ करके हमसे कुछ कराना चाहेंगे तो बिल्कुल असंभव है। प्रधानमंत्री ने भी कह दिया है कि ये हम झुकेंगे नहीं, हम समझौता नहीं करेंगे किसानों, दुग्ध विक्रेताओं या पशुपालकों और मछुआरों के हितों के साथ, क्योंकि आधे से ज़्यादा जनसंख्या हमारी इस पर निर्भर करती है। तो हम इस पर समझौता नहीं करेंगे। अब आप चाहे हथियार दें या न दें, हमारे पास और विकल्प हैं, हम और विकल्प तलाशना हमने शुरू कर दिया है ऑलरेडी। ये नहीं कि हम चुप बैठे हैं। तो ये स्पष्ट है कि हम, अगर आप सही से बात करेंगे तो हम आपको सही से जवाब देंगे, अगर आप धौंस दिखाएंगे तो हम धौंस नहीं सहेंगे। और यही चीज़ ट्रंप को पिंच कर रही है कि ट्रंप सोच रहे हैं कि हम हर जगह जहां हम बात करें वहां हमारी बात मानी जाए। नहीं मानी जाती है तो ट्रंप के सचिव कहते हैं कि प्रेसिडेंट इज फ्रस्ट्रेटेड, प्रेसिडेंट इज अनॉयड। भाई ठीक है, हमें इस बात से क्या लेना देना कि प्रेसिडेंट फ्रस्ट्रेटेड है कि नहीं। प्रेसिडेंट को भी चाहिए कि वो देखे कि भारत फ्रस्ट्रेटेड है कि नहीं। बिल्कुल, हम तो उनके गुलाम है नहीं। तो इसलिए हम उनके सामने नहीं झुकेंगे। हमारे पास और विकल्प हैं, और हम देखिए विकल्प धीरे धीरे करके सामने भी आ रहे हैं। ठीक है। गरिमा जी, कांग्रेस के सांसद राफेल गिरने की फोटो दिखाकर दावा कर रहे थे संसद में, उनकी तरफ से ये भी मांग की गई कि राफेल की परेड कराई जाए, गिनवाया जाए कि कितने राफेल गिरे हैं, कितने राफेल हैं।
जब हमारे एयर चीफ मार्शल की तरफ से ये दावा किया जाता है, ये जिक्र किया जाता है, तो क्या ये भी पक्ष संसद में कांग्रेस रखेगी कि भैया देखिए पाकिस्तान को इतना हमने दंड किया कि पाकिस्तान उठ खड़ा हो, इसमें भी अभी वक्त लगेगा? नमस्कार सभी पैनलिस्टों को और श्रोतागणों को, दर्शकों को, और रक्षाबंधन की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। आयुष जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि सवाल तो पूछे जाएंगे, ये लोकतंत्र है। मैं तो एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह जी से कहना चाहती हूँ, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। कब सीज फायर हुआ था? 10 मई। आज हम कहाँ खड़े हैं? 9 अगस्त। 9 अगस्त को अगर चीफ मार्शल को हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऑपरेशन सिंदूर की बातें बतानी पड़ रही हैं, तो ये पूरा पैनल भी समझ रहा है इतना भोला भाला कोई नहीं है कि कौन से मुद्दे से डाइवर्ट करने के लिए एयर चीफ मार्शल को आगे मैम, किया गया इसी है। पैनल में 3 लोग ऐसे हैं जो किसी राजनीतिक दल से नहीं है और उनके वरिष्ठ अनुभव को आपने समझा होगा। देवनाथ सर ने भी बताया कि क्या डेटा जो है किस तरह से आता है, किस लेवल पर आता है और किस तरह से उसको आगे बढ़ाया जाता है। देखिए, मुझे भी बहुत सम्मान के साथ आपके चैनल ने बुलाया है और अपने दल की बहुत सम्मानित प्रवक्ता हूँ। तो जिस तरह से अनवरत बिना रोक टोक के आप उनको सुन रहे थे मंत्रमुग्ध होकर, आयुष जी, मैं भी मंत्रमुग्ध होकर निवेदन सुना, करूंगी क्योंकि कि उन्होंने देश के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगाई है, इसलिए सुनना चाहिए। गरिमा जी, आप भी अगर मेरी जगह होती तो मैं भी यही एक्सपेक्ट करता कि आप भी सुनेंगी, और अगर मैं आपको काउंटर कर रहा हूँ, बीजेपी कुछ कहेगी तो बीजेपी को भी काउंटर करूंगा। मेरा सवाल ये था कि जब एक्सपर्ट्स ने बता दिया कि 2 महीने बाद डेटा आने का कारण क्या है, तो फिर एयर चीफ मार्शल से सवाल पूछने का तुक कहां बनता है? पाकिस्तान में क्या हुआ ये आप संसद में नहीं बताएंगे? मैं ये पूछ रहा हूं। मैंने कहा ना, देश इतना भोला भाला नहीं है। जो आखिरी आपके राजनीतिक विश्लेषक बोल रहे थे, मैं उनको बताना चाहती हूँ वो राजनीतिक विश्लेषक नहीं थे, वो पूर्व राजनयिक हैं, और उसके पहले ग्रुप कैप्टन और कैप्टन लेवल से देश की सेवा करने वाले शख्स ने बोला है। आई एम सो डिसअपॉइंटेड। आपने तीनों विश्लेषक यू शुड बी डिसअपॉइंटेड मैम। अगर आप सेना पर इस तरह से सवाल उठा रही हैं, यू शुड बी डिसअपॉइंटेड। नहीं, मैंने कब सेना पर आपने अभी कहा, ये आपने 2 मिनट पहले कहा कि एयर चीफ मार्शल को 2 महीने लग गया, देश समझ रहा है। क्या समझ रहा है देश? समझाइए जरा। डिफेंस ऑफिसर की पत्नी हूँ स्वयं। गरिमा जी, मैं सैनिक की पत्नी हूँ, सैनिक अधिकारी की पत्नी हूँ। इसलिए आपकी और बड़ी जिम्मेदारी है गरिमा मैम। गरिमा जी, इसलिए आपकी जिम्मेदारी और बड़ी है। अगर आप एक सैन्य फैमिली से आती हैं तो इसलिए जिम्मेदारी आपकी और बड़ी है। आप उस चीज को समझिए। आप शुरू से गार्डेड बैठे थे कि कांग्रेस की प्रवक्ता। नहीं, मैं कोई गार्डेड नहीं बैठा था। अगर आप एयर चीफ मार्शल पे सवाल उठाएंगी तो मुझे लगता है कि इसमें पॉइंट की कमी है। फिर आप अपनी बात पूरी करिए, लेकिन अगर इसी पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है गरिमा जी 2 ऑप्शन है, या तो हम इसी पॉइंट पे डिस्कस करते रहें या फिर मेरे सवाल का आप जवाब दें। आप मुझे बात तक नहीं रखने दे रहे। प्लीज बोलिए। आप शुरू से प्रेजुडिस होके आए हैं कि आप? नहीं, मैं कोई प्रेजुडिस लेके नहीं आया हूं, किसी आग्रह के साथ नहीं आया हूं। मेरा सवाल अभी भी कायम है, बोलिए आप। बहुत ही जो दर्शक देख रहे होंगे वो देख रहे होंगे कि कांग्रेस के लिए कैसे पूर्वाग्रह। नहीं, कोई आग्रह नहीं है मेरा कांग्रेस के प्रति, बीजेपी के प्रति, लेकिन दर्शक ये देख रहे हैं गरिमा जी, आपने एयर चीफ मार्शल पर सवाल उठाया, वो किसी राजनीतिक दल के प्रवक्ता नहीं है। आपने कहा कि 2 महीने लग गए। आप चाहेंगे तो मैं वो क्लिप आपको रिकॉर्ड करके वापस भेज दूंगा। आपने कहा ये सवाल पूछा है, पैनल में सारे लोगों से आप कंफर्म कर सकती हैं। सुनाई नहीं देता। मैंने कहा मैं एक सैन्य अधिकारी की पत्नी हूँ, सेना के अपमान की या एयर चीफ मार्शल के अपमान की तो मैं सोच भी नहीं सकती। चलिए ठीक, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ठीक है गरिमा जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ये कह दिया बहुत देर, मेरे सवाल का जवाब। ये क्या आपने तमगा बढ़ाया उनका? ये क्या लग रहा है? ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है ना कि हर गलती को ढकती रहूंगी। मैंने आपसे पूछा सीज फायर होता है 10 मई को, और आपको बताया जाता है 8 और 9 अगस्त को कि हमने 5 लड़ाकू विमान गिराए, हमने बड़ा विमान गिराया। बिल्कुल गिराया होगा। अपने एयरफोर्स के शौर्य और पराक्रम पर, उनकी क्षमता पर कभी भी हमें शक नहीं था। और ये अभी भी जो S-400 की बात हो रही है, उसकी क्षमता की बात हो रही है, या हमारे पायलट्स की, या हमारे तकनीकी विभाग को सल्यूट है। ये उनके अथक मेहनत और परिश्रम का, ये किसी दलगत राजनीति का जुमला नहीं है। ये लोगों ने अपनी जान जोखिम करी है। युद्ध का मतलब आप लोग नहीं समझते होंगे, हम समझते हैं, क्योंकि हमारे बेटर हाफ जब जाते हैं करगिल की लड़ाई में, पहलगाम की या बालाकोट की लड़ाई में, हमें पता है हम पर क्या बीतती है। It must be a joke for you, not for me. It is not a joke for anyone. और एक भारतीय होने के नाते मेरी भी पूरी जिम्मेदारी है, मेरा पूरा अधिकार है। अगर आप इस बात पर व्यक्तिगत तौर पर आएंगी तो मैं
मैं उसका जवाब दूंगा गरिमा जी, आप इससे बचिए, प्लीज बचिए, तो आप नहीं प्लीज बचिए। नहीं, आपने एयर चीफ मार्शल पर सवाल उठाया है, ये ऑन रिकॉर्ड है। आप इससे किसी पर्दे की आड़ मत लीजिए, आप इस पर किसी पर्दे की आड़ मत लीजिए। आपने कहा बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, एयर चीफ मार्शल के लिए आपने कहा है, और फिर आप कहती है पूर्वाग्रह लेके आता हूं मैं डिबेट में। आप कहती हैं फिर पूर्वाग्रह लेके आया हूं मैं डिबेट में। यहां एक्सपर्ट्स जो देश की सेवा में रहे हैं, खुद उन्होंने बताया कि किस वजह से डेटा कब आता है, आप उन पर सवाल उठाने लगी। एक राजनयिक को आपने राजनीतिक पार्टी से राजनीतिक विश्लेषक बना दिया, ये मेरी गलती है। उसके बाद आप कह रहे हैं कि मैं आग्रह लेके आया हूं डिबेट में, कांग्रेस को टारगेट किया जा रहा है। गरिमा जी, डोंट डू दिस, नो नो नॉट एट ऑल, प्लीज सवाल जो मैंने पूछा है उसका जवाब दीजिए। अगर आप मेरे से डिबेट करेंगे तो अलग कर लिया जाएगा, एक डिजिटल डिबेट कर लेंगे जहां मैं और आप लड़ेंगे। मेरे सवाल का जवाब दीजिए प्लीज। भाजपा जो सत्तारूढ़ दल है अब बहुत जल्दी नहीं रहेगी। बोलिए श्याम सर, बोलिए, फिर मैं अनिरुद्ध जी के पास जाऊंगा। देखिए श्याम सर, लगातार तीर छोड़ रहे हैं। मैं एक इनपुट देना चाहता हूं दर्शकों को भी और पैनलिस्ट को भी। प्लीज बोलिए। ये इनपुट ये है कि देखिए, जब ये एयर चीफ मार्शल, पहले तो इन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है, ये एक रूटीन लेक्चर में गए थे बेंगलोर, और वहां पे रिटायर्ड एयर चीफ मार्शल LM कत्रे मेमोरियल लेक्चर था, जहां पर उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दिया है। ये एक रूटीन, अब ये मीडिया में आया और ये सब तरफ बातें होने लगी, ये मकसद एयर चीफ का नहीं था। ये तो मेमोरियल में इंडोर एक लेक्चर दे रहे थे जहां पर ये बोला गया है, तो हमें उस माहौल से इसको देखना चाहिए। मेरे ख्याल से इसमें कोई पॉलिटिकल मैसेज तो नहीं है, वैसे बाकी आप सब समझे। ठीक है अनिरुद्ध जी, जो सबसे बड़ा सवाल है, गरिमा जी प्लीज, मैं आऊंगा इसके बाद काउंटर कर लीजिएगा, ठीक है। राहुल गांधी ने जो चुनाव, अनिरुद्ध जी, जो मेरा सवाल आपसे है, पहला सवाल, अगर इतना बड़ा नुकसान पाकिस्तान को हुआ तो फिर सीज फायर हमने क्यों किया, चाहे भले पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था। या दूसरा सवाल जो कांग्रेस लगातार पूछ रही है कि ये डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर आपने सीज फायर क्यों किया, जब हमारी सेना इस लेवल तक पहुंच गई थी कि पाकिस्तान के फाइटर जेट्स वहां खत्म हो रहे हैं, पाकिस्तान का जो इंटेलिजेंस विमान है अगर वो खत्म हुआ, उसको हमने नेस्तनाबूद किया, तो फिर हमने सीज फायर क्यों किया, किन शर्तों पर? आयुष जी नमस्कार। हाँ। और सबको रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई, और विशेष रूप से उस बहन को भी हार्दिक बधाई जिसके भाई ने वायनाड के सर्टिफिकेट को रक्षाबंधन समझ के पोस्ट कर दिया अपने पोस्ट पे। ठीक, मुद्दे पर बोलिए प्लीज। हाँ, मुद्दे पर मैं तो एक्स पे देखा था, तो मुझे लगा भाई नहीं ठीक है, मुद्दे पर प्लीज, मुद्दे पर नहीं, मुद्दा वो जरूरी है कि लोग इस तरीके से एक्स पे पोस्ट करते हैं। नहीं ठीक है अनिरुद्ध जी, जो मेरा सवाल था, अगर इतना नुकसान पाकिस्तान को हुआ तो हमने सीज फायर क्यों कर लिया? देखिए, नुकसान होना, मैं कह रहा हूँ सबसे पहले विपक्ष को मिर्ची क्यों लग रही है? विपक्ष को मिर्ची इसलिए लग रही है कि अगर आज वही F-16 की अगर पाकिस्तान की बात होती, पाकिस्तान की तरफ से कोई बोलता, शायद मुनीर वहां से बोलता, तो इन लोगों को बड़ा अच्छा लगता। ये लोग तमाम इधर उधर की बातें करते हैं। डे वन से कौन ब्रीफिंग करता है? ना मैं अब जा रहा हूँ बॉर्डर पे, ना मैं अब जा रहा हूँ, ना कांग्रेस की प्रवक्ता जो है बोल रही, ना वो बॉर्डर पे जा रही है। बॉर्डर पे कौन जा रहा, और उसके बाद में जितने डिप्लोमेट थे, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री वो, और जो हमारे आर्मी के जो प्रेस रिलीज जारी करने के लिए या प्रेस में बैठने के लिए जो भी अथराइज्ड पर्सन थे, वो दोनों लोग बैठ के और हम लोगों को ब्रीफिंग देते थे। तो पता तो हम लोगों को उन्हीं के माध्यम, विश्वास उन्हीं के माध्यम से होगा ना। लेकिन दिक्कत क्या है कि इनको भारत की सेना की बातों पर विश्वास ही नहीं था। मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आप कांग्रेस वाला बाद में कर लीजिएगा, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, फिर हमने सीज फायर क्यों किया भाई? अगर पाकिस्तान को इतना ही बड़ा नुकसान था। हाँ, सीज फायर हमारा क्या था? ना कोई सीज फायर हुआ, ना कुछ हुआ। ऑपरेशन सिंदूर जारी, एक सबसे बड़ी बात है। हमारा ऑब्जेक्ट क्या था? सर, MEA की तरफ से ऑफिशियली बताया गया था कि फिलहाल दोनों देश इस पर सहमत हो रहे हैं। ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही गई थी, ये कांग्रेस नहीं कह रही। एक मिनट मुझे बोलने देंगे आप? बोलने दीजिए मुझे, मैं पूरा बता दूंगा आपको। मैं कह रहा हूं कि सबसे बड़ी चीज ये थी कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या था? आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद करना। उनको नेस्तनाबूद कर दिया गया। आर्मी के लोगों ने बताया, भाई ना मैं लड़ने जा रहा हूं ना आप लड़ने जा रहे हो, विश्वास किस पे करेंगे? लेकिन दिक्कत क्या है, अगर मुनीर कुछ बोलता है तो उस पर ये लोग विश्वास करेंगे। अगर F-16 की जगह ये बोल देते ना रफाइल गिरा, तो अभी देखो ये लोग कितना थाली लेके पीटते रहते। लेकिन क्योंकि F-16 गिरा हुआ है या 9 जहाज वहां गिरे, घर में घुस के मारा गया, इसके पहले आपने क्यों नहीं कुछ किया? भाई आप हमसे तो प्रश्न पूछते हो। वो सवाल ठीक है, मैं अनिरुद्ध जी, मैं गरिमा जी से पूछूंगा। नहीं, वो मैं पूछ लूंगा, आपका सवाल मैं पूछूंगा, लेकिन गरिमा जी ने जो पूछा उसका जवाब भी तो दीजिए। नहीं, मैं बोल रहा हूँ, कांग्रेस ये कह रही है कि इतना बड़ा डेंट अगर हमारी सेना ने दिया
तो फिर सीज फायर पर हम सहमत क्यों हो गए? नहीं नहीं, सीज फायर की क्या बात है? हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमारी सेना ने पूरा किया, तो उसमें सीज फायर नो फायर की क्या बात है? अगर कहीं देखा जाए एयर स्ट्राइक होता तो सबूत मांगने आ जाते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक होता तो सबूत मांगने आ जाते हैं, ऑपरेशन सिंदूर होता तो सबूत मांगने आ जाते हैं। सीज फायर पे बताइए ना सर, क्या स्थितियां थी, किस वजह से किया गया? जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो हमने पूरा किया। इनसे पूछिए ना कि इन्होंने क्या कहते हैं, पाकिस्तान उठा के दे दिया, बांग्लादेश अलग उसने उठा के दे दिया, पीओके कब्जा करने दे दिया, सीज फायर वाले पे अनुरोध जी, मेरा सवाल अभी भी है, आपके पास भी अधिकार आप भी चढ़ सकते हैं, लेकिन मेरा सवाल है कि अगर इतना पाकिस्तान को हमने डेंट किया तो फिर हमने सीज फायर क्यों किया? पाकिस्तान तो घुटने पे था। क्लियर था हमारा जो ऑब्जेक्ट था, वो ऑब्जेक्ट हमने अचीव किया। ठीक है गरिमा जी आगे बढ़ते हुए, कांग्रेस के सवाल कि हर बार कांग्रेस सबूत क्यों मानती है, बीजेपी का सवाल। नहीं, हम सबूत बिल्कुल नहीं मांग रहे, हम तो अरे सबूत क्यों नहीं मांग रहे यार? ठीक है, बारी से उन्होंने सुना है अनिरुद्ध जी ने, उन्होंने सुना, आप भी सुनिए प्लीज। हाँ देखिए, मैंने सबूत बिल्कुल नहीं मांगे, हमारी पार्टी से भी सबूत किसी ने नहीं मांगे। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि क्या अब से ये समझा जाए कि पाकिस्तान के साथ रियायत करनी है। इन लोगों ने कहा कि पाकिस्तान देखिए बहुत ज्यादा तड़प गया, इतना ज्यादा किलप गया, वो घुटनों पर आ गया और माफी मांगने लगा हमसे। क्या करगिल युद्ध याद है आपको? 400 से 500 हमने अपने सैन्य अधिकारी और जवान खोए थे। तो क्या भारत जब गिड़गिड़ाएगा तो पाकिस्तान भी ऐसे ही रहम करेगा? कुल मिलाकर ये बात ये है कि कैच 22 सिचुएशन है इस समय केंद्र सरकार के लिए, कि ना ये सदन के अंदर, सत्र के अंदर मानना है कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने नहीं बीच बचाव कराया, और ना इसको ठीक है जी, सुन लीजिए उन्होंने सीज फायर कराया। कुल मिलाकर आप ये देखिए, ये जो टैरिफ ट्रंप लगा रहे हैं लगातार भारत के ऊपर, जो अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, वो इसीलिए निकाल रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और पूरी भाजपा इस बात को नकार रही है कि अमेरिका ने बीच बचाव किया, ट्रंप ने दोनों के बीच में बातचीत करवा के सीज फायर करवाया, और वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और यही चीज ट्रंप को तिल मिला रही है। अभी हमारे राजनायक कह रहे थे हम कोई ट्रंप के गुलाम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आप रिपरकशंस नहीं समझ रहे हैं, आप मैं त्रिपाठी सर आपको इस पर रिस्पॉन्ड करने का मौका दूंगा। हाँ देखिए, मैं सबसे पहले तो ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ अपनी ओर से कि मैं कोई राजनीतिक विश्लेषक नहीं हूँ। मैंने 33 साल इंडियन फॉरेन सर्विस में काम किया है, और मोदी के सरकार आने से पहले ही मैं रिटायर हो गया हूँ। ये भी नहीं कह सकते कि मोदी सरकार में मैंने कुछ फ़ायदे उठाए हैं इसलिए मैं उनका पक्ष लूँगा। अब दूसरी चीज़ जो ये है कि कांग्रेस हमेशा इस बात को पर अड़ी हुई है कि ट्रंप सही कह रहे हैं, आप ट्रंप का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। ट्रंप का जवाब विदेश मंत्री ने दे दिया, ट्रंप का जवाब हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने दे दिया, ट्रंप का जवाब बिना नाम लिए ही सही प्रधानमंत्री मोदी ने भी दे दिया। अब ट्रंप की बात पे अब कितना विश्वास करेंगे? ट्रंप जब आए भी नहीं थे सत्ता में, तभी उन्होंने कहा था 24 घंटे के अंदर मैं यूक्रेन में युद्ध विराम करा दूंगा क्योंकि पुतिन मेरे दोस्त हैं। 24 घंटे का अब 8 महीने हो गए। उन्होंने कहा इजराइल और लेबनान के, इजराइल और गाजा के बीच में संधि करा दूंगा, अभी तक नहीं हुई। उन्होंने ये भी कहा 29 बार या 30 बार की भारत पाकिस्तान के बीच में हमने समझौता कराया है, उसको भी हमने नकार दिया। अभी हाल में ही देखिए, शायद गरिमा जी को याद हो, अभी हाल में ही जब कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में लड़ाई हुई तो मलेशियन प्राइम मिनिस्टर ने कुआलालंपुर में बुला करके दोनों पक्षों में संधि कराई। ट्रंप उसका भी क्रेडिट लेना चाह रहे थे कि हमने कह दिया तो वहाँ संधि हो गई, रुक गया। तो आप और ट्रंप का पिछला रिकॉर्ड देखिए 4 साल का ट्रंप 1 में कि कितनी बार झूठ बोले हैं। आप उसमें से चुन चुन के आप जो हैं वो चेरी पिकिंग करेंगे कि हाँ हमारे लिए जो कहा है वो सब सही है, बाकी सब वो झूठ है। ऐसा नहीं है। देखिए, ट्रंप का यही रिकॉर्ड नहीं है। ट्रंप कितने बड़बोले, कितने उनके स्टैंड गोल पोस्ट कितने शिफ्ट होते रहे हैं। ट्रंप इस बात से नाराज़ हैं कि भारत के ऊपर वो 2 एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स में भी छूट चाहते थे भारत से, वो नहीं मिल रही है, इसलिए ट्रंप नाराज हैं। सुनिए गरिमा जी, मेरे ख्याल से एक डिबेट का एटिकेट होता है कि कोई गरिमा जी मेरी बात सुन लीजिए, आप ही पहले बोल लीजिए। देखिए, मेरे 2 सवाल हैं। एक सवाल ये है कि टैरिफ का भारत पर क्या फर्क पड़ेगा, अमेरिका का जो टैरिफ लग रहा है
उसका भारत पर क्या फर्क पड़ेगा? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि जब हमारे गृह मंत्री ने सदन में खड़े होकर कहा कि पीओके हमारा है, उसके लिए हम अपनी जान लगा देंगे, तो क्या आज से बेहतर मौका नहीं था भारत के पास पीओके तक हमला करने का? क्या हमारा मोटिव केवल आतंकवादी ठिकाने को मुझे खत्म लगता है शायद करना ये या सवाल पाकिस्तान बीजेपी को से भी- ज्यादा बेहतर होगा अनिरुद्ध जी से बजाय कि त्रिपाठी सर से। गरिमा जी मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आप बहुत सम्मानित प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। एक डिबेट का, स्वस्थ डिबेट का एक परंपरा होती है कि जब एक व्यक्ति बोल रहा हो तब आप सुने, बीच में अगर आप टोकती हैं या टोकते हैं अगर तो आप डिबेट जवाब की देना चाह रहे परंपरा हैं सवाल नहीं को है। तो दीजिए, वरना फिर आगे बढ़ेंगे। जी। ठीक है मैंने आपके ठीक दो है सवाल गरिमा जी, अब फिर अलग अलग लेवल पर चले आएंगे। बड़ा बहुत मुश्किल से मूव ऑन कर पाए प्लीज, मेरी गुजारिश व्यक्तिगत तौर पर आपसे। आयुष जी, ठीक मुझे है, लगता है मुझे अनिरुद्ध मौका जी मैं दीजिए। आऊंगा। देवनाथ सर ये भी कहा गया एयर चीफ मार्शल की तरफ से। गरिमा जी प्लीज, गरिमा जी प्लीज, मैं आता हूँ, मैं आपसे काउंटर एक्शन ले लूंगा। अनिरुद्ध जी को भी मैंने रोका, आपको भी रोका है, प्लीज। गरिमा जी मुद्दा टैरिफ नहीं, टैरिफ पर भी डिबेट होती रही है, प्लीज समझिए प्लीज। मैं सिर्फ ये पूछ मैं आऊंगा आपके पास, बाकी मेहमान मेरे वेट कर रहे हैं। गरिमा जी, अनिरुद्ध जी भी वेट कर रहे हैं, अनिरुद्ध जी भी वेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं, मैंने बीजेपी को भी चांस नहीं दिया है। देवनाथ जी, मेरा सवाल आपसे है सर, एयर चीफ मार्शल ने कहा कि ये सरफेस टू एयर स्ट्राइक का इस लेवल का हाल फिलहाल में कोई पैरेलल एग्जांपल नहीं, उनके कहने का एक एग्जांपल ये भी दिखा। क्या कोई इस तरह का एक्शन दिखा था इससे पहले सरफेस टू एयर स्ट्राइक्स में? जी हाँ, दुनिया के इतिहास में ये जहां तक एयर डिफेंस सिस्टम्स की बात है, पहली बात तो अमेरिका के पास या दुनिया के किसी भी देश के पास इस तरह की कोई मिसाइल सिस्टम नहीं है जो कि 400 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के जहाज को ध्वस्त कर सके। रूस के पास है, रूस से हमने लिया। अब इसके पहले इसका जो ट्रायल किया गया था रशिया में भी किया गया था, सिमुलेटेड टारगेट पे था, ड्रोन पर फायर किया गया था। और इसी तरह से जब हम इसको भारत में लाए तो उड़ीसा में चांदीपुर के पास जो रेंज है वहां पे हमने भी ट्रायल किया था, जिसमें कि डीआरडीओ का एक जेट पावर्ड ड्रोन उड़ता है और उसको शूट डाउन किया था। अब लेकिन ऑपरेशनल सर्कमस्टांसेस में ये पहली बार दुनिया में हुआ है कि एक दुश्मन के जहाज को 300 किलोमीटर की दूरी से शूट डाउन किया गया है। जब हम ट्रायल करते हैं, परीक्षण करते हैं, उस वक्त क्या होता है कि रेडार ऑन होता है, सबको मालूम है कि सिमुलेटेड जो ड्रोन है किस वक्त टेक ऑफ करेगा, किस वक्त लैंड करेगा। डीआरडीओ ने बहुत शानदार एक ड्रोन उड़ाया और हमें टाइमिंग पता रहता है कि किस दिशा से आएगा, सारा किस प्री प्लान से आएगा, किस हाँ। ऊंचाई पर जाएगा, सारा प्री प्लान रहता है। उसमें सिर्फ इतना चेक करते हैं कि ड्रोन जो है वो 350 किलोमीटर दूर है। हाँ, हमने फायर किया 350, चांदीपुर में की बात कर रहा हूँ कि 350-360 किलोमीटर की दूर से हमने उसको गिरा दिया। जैसे ट्रेनिंग एक्सरसाइज होता है परीक्षण के दौरान, सब कुछ सबको मालूम है। लेकिन ऑपरेशनल सर्कमस्टांसेस में क्या होता है कि किसी को कुछ नहीं पता होता, कब आएगा, किस दिशा से आएगा, किस ऊंचाई पे आएगा, कैसे आएगा कि नहीं, और वो अपने लिए क्या क्या डिफेंसिव सिस्टम लगाएगा। हो सकता है कि जिस अवाक पर हमने लॉन्च किया उस अवाक की अपनी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर किट जो है वो भी हमारे S-400 के रेडार को और मिसाइल गाइडेंस रेडार को जैम करने की कोशिश कर रही थी। बिल्कुल। तो ऑपरेशनल सर्कमस्टांसेस में दुनिया में पहली बार ये मिसाइल एग्जांपल है कि 300 किलोमीटर की ज्यादा दूरी से हमने शूट डाउन किया। श्याम सर, इसका नुकसान क्या हुआ? चलिए F-16 तो वहाँ हैंगर में था, उसका नुकसान अमेरिका भी देख ही रहा होगा, कैलकुलेट करेगा अपना हिसाब किताब। लेकिन खास करके जो इंटेलिजेंस विमान मार गिराने का नुकसान कितना होता किसी भी देश को? सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि जो अवाक्स एयरक्राफ्ट हैं जो उन्होंने जो चाइना से पहले खरीदे थे, उनके 7 से 8 वो अब उनके उपयोग में नहीं है और वो 2 साल से उपयोग में नहीं लाए गए हैं। स्वीडन से उन्होंने नए एयरक्राफ्ट खरीदे थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। ये फोर्स मल्टीप्लायर होता है, मतलब एक जहाज 100 जहाज का काम करता है और ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट लेके और एयरक्राफ्ट को एयरबोर्न कंट्रोल देता है। मतलब इसकी रेंज, अगर आप जैसे बर्ड्स आई व्यू लेते हैं आप, तो आपके रेंज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वही काम अगर जमीन का रडार करे तो वो नहीं कर पाएगा। जब वो हवा में रडार एक तो डिटेक्ट करे, इंटेलिजेंस गेन करे और करे। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, जो जवाब उन्होंने पूछा था कि क्यों नहीं आप पीओके ले लेते, सही समय है, यही समय है, इसका इंतजार करना पड़ता है। देखिए, हमने जमीर की लड़ाई लड़ी थी, जमीन की नहीं। मुद्दा था टेररिज्म जो हमने किया और हमने दूसरे देशों का सहयोग किया। गरिमा जी का सवाल था पीओके का वक्त, गृह मंत्री का जवाब जो था, बहुत संक्षेप में प्लीज।
देखिए, मैंने उसी में बात किया आयुष भाई, माफ कीजिएगा। इन लोगों ने, इनसे भी कभी पूछना चाहिए कि आपके टाइम पे 26/11 हुआ, आपने क्यों क्या किया? आपने अक्साई 38,000 किलोमीटर उठा के दे दिया, आपने क्या किया? आपने भारत के 3 टुकड़े कर दिए, आपने क्या किया? पीओके कब्जा करने, मतलब दे दो सब लेने के लिए हम, अरे लेंगे भाई, लायक बेटे से ही लोग उम्मीद करते, नालायक से कोई उम्मीद नहीं करता। एक बात। दूसरी बात, राहुल गांधी विपक्ष का नैरेटिव देखिए, चाहे लोकसभा का चाहे संसद का सत्र चले, चाहे देश के अंदर कहीं भी कुछ चुनाव हो, ये हमेशा एक फेक नैरेटिव के ऊपर आते हैं। ठीक और है। सेना को एक मिनट बढ़ेगी, गरिमा जी, हाँ ये अनिल जी, सेना को हाँ। गाली देने के लिए, और सेना के ऊपर सवाल, आज की इनकी आदत नहीं है, चाहे एयर स्ट्राइक हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे जो भी सबूत मांगते हैं सेना को। ठीक है गरिमा जी, शिमला समझौते से बेहतर वक्त पीओके लेने का क्या ये था? गरिमा जी, मेरा सवाल आपसे, शिमला समझौता वाला जो टाइम था वो ज्यादा बेटर था, ये टाइम ज्यादा बेटर था पीओके लेने का? गरिमा जी बहुत संक्षेप में, छोटा सा। गरिमा जी, नरेंद्र मोदी को गाली दो, आपको प्रधानमंत्री मोदी के चरणों में नतमस्तक है भारतीय सेना। उप मुख्यमंत्री वहीं के थे ना मध्य प्रदेश के, जिन्होंने कहा कि भारतीय सेना नतमस्तक है प्रधानमंत्री मोदी के चरणों में। व्योमिका, अरे उसको क्यों नहीं निकाल देते? संदीप दीक्षित को क्यों नहीं निकाल देते? सेना बस सेना हो तो चलिए ठीक है, वक्त मेरे पास इतना ही था। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। जिस तरह से एयर चीफ मार्शल ने कहा कि पाकिस्तान को 6 जेट्स का नुकसान हुआ है, जाहिर है कि पाकिस्तान सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाया क्यों, ये स्पष्ट तौर पर लगातार बात निकलकर सामने आ रही है। लेकिन नुकसान सिर्फ पाकिस्तान का नहीं हुआ, F-16 अगर वहां खत्म हुए हैं तो जाहिर बात है कि इसका नुकसान अमेरिका को भी कहीं ना कहीं हुआ है।